हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। जब चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने टेक ओवर किया था तो हमने एक वीडियो बनाया था कि राष्ट्र उनसे क्या उम्मीदें लगाता है, क्या एक्सपेक्ट करता है। मुझे बड़ी खुशी है कि अब तक जस्टिस रमन्ना उन उम्मीदों पे बहुत पूरी तरह उतरे हैं और हमारी उम्मीदें उनसे और बढ़ गई हैं। जब भारत का मुख्य न्यायाधीश कोई लेक्चर देता है, उसकी जितनी वाइड रिपोर्टिंग होनी चाहिए हमारा मीडिया उतना नहीं करता। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में हम चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने जो कल शाम को जस्टिस पीडी देसाई मेमोरियल लेक्चर दिया है, 17th लेक्चर था ये मेमोरियल लेक्चर, उसमें क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है वो अपने व्यूअर्स को, जो अब 5.71 लाख हैं सब्सक्राइबर्स, उनको और बाकी और लोगों को बताने की कोशिश करेंगे आसान हिंदी में। लेक्चर क्योंकि अंग्रेजी में हुआ। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई चीज बोल रहे हैं तो वो अपना विजन बता रहे हैं, वो डायरेक्शन हमें दिखती है कि अब जुडिशरी किस तरफ जाएगी, सीजेआई देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि बाकी जजेस जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा उस पे बेस्ड ही अपने जजमेंट्स दें, क्योंकि हर जज अपनी जुडिशल पावर में इंडिपेंडेंट है। लेकिन फिर भी एक अंदाजा लगता है कि भारत की न्यायपालिका जब मुख्य न्यायाधीश बोल रहा है उसकी सोच क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टेटमेंट है, इसलिए बहुत सी चीजें जो कही हैं वो अंडरस्टेटमेंट्स हैं। बड़ी खूबसूरत जबान है, सोफिस्टिकेटेड जबान है, बात को कहने का एक अंदाज होता है इसमें। लेकिन जो पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं और बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं, उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना कितनी अहम और कितनी कीमती बातें कल कह गए। आइए जरा समझते हैं कि क्या क्या चीज कल चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कही। जस्टिस पीडी देसाई को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी और कहा कि वो फियर्सली इंडिपेंडेंट जज थे। कहा कि उनका यकीन था लॉ और जस्टिस एज एजेंट ऑफ सोशल चेंज, समाज में परिवर्तन लाएंगे लॉ और जस्टिस। रूल ऑफ लॉ का सब्जेक्ट उन्होंने लिया। कानून की सत्ता हो, किसी व्यक्ति विशेष की सत्ता ना हो। जैसे रूल ऑफ लॉ के बारे में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट कहते रहे, लॉ वुड बी द किंग, रूल ऑफ लॉ नॉट रूल ऑफ मैन। यह टॉपिक कल चीफ जस्टिस ने लिया और उन्होंने कहा कि यह टॉपिक कभी भी अपनी महत्ता नहीं खोता, क्योंकि जो स्टोरी है, कहानी है रूल ऑफ लॉ की, वो कहानी है मानव सभ्यता की, वो स्टोरी है ह्यूमन सिविलाइजेशन की। रूल ऑफ लॉ की बात करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कानून क्या है। और उनका बहुत जनरल सेंस में कानून का मतलब है कि ये टूल है सोशल कंट्रोल का, बैक्ड बाय द सॉवरेन। ये वो टिपिकल पॉजिटिविस्ट डेफिनेशन है जो ऑस्टिन और बेंथाम से आई है। फिर उन्होंने कहा कि क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट है, और कहा नहीं। कहा डेफिनेशन ऑफ लॉ जो है वो दुधारी तलवार है। और अगले सेंटेंस में उतनी बड़ी बात कह दी जो विश्व के बहुत से देश और हमारा अपना देश हर समय जूझते रहते हैं। कहा यह कानून जो है इससे न सिर्फ न्याय और इंसाफ मिलता है, बल्कि कभी कभी इसका इस्तेमाल होता है
जुल्म और अत्याचार करने में और उसको जस्टिफाई करने में। कानून के जरिए भी अत्याचार होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बड़े बड़े स्कॉलर्स लिख चुके हैं कि कोई कानून कानून नहीं है जब तक उसके अंदर न्याय के आदर्श ना हो और वो न्याय सभ्य ना हो, आइडियल्स ऑफ जस्टिस ना हो और इक्विटी ना हो। और इक्विटी इक्वालिटी से भी बड़ी चीज। कहा कि एक अनजस्ट लॉ की वो मॉरल लिजिटिमेसी नहीं होगी जो एक जस्ट लॉ की होगी। गांधी जी सॉल्ट लॉ का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये एक अनजस्ट लॉ है। जलियांवाला बाग में जो लोग मौजूद थे वो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे क्योंकि वो एक अनजस्ट लॉ था। यानी देश के स्वतंत्रता संग्राम से हमने ये सीखा है कि अगर अनजस्ट लॉ होगा, अन्याय करता होगा, तो उस लॉ का विरोध होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि लॉ सिर्फ वो नहीं है जिसमें सॉवरेन जिसे बैक करता है, संप्रभु करता है, बल्कि लॉ वो है जो इंसाफ करता है। उन्होंने कहा जो जस्ट लॉ से स्टेट गवर्न हो उसको कहते हैं कि वहां रूल ऑफ लॉ है। फिर ब्रिटिश हिस्ट्री का जिक्र किया और कहा बहुत से कानून अंग्रेजों ने बनाए जो आर्थिक और राजनीतिक उनके हितों में थे। लॉ को इस्तेमाल किया जुल्म के लिए। और फिर उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ में फर्क है। रूल बाय लॉ अच्छी चीज नहीं है। आपको अगर पावर है, आप जो चाहें लॉ बना लें और कहें अब इस लॉ से लोग गवर्न होंगे, ये रूल बाय लॉ होगा। और फिर कहा कि जुडिशियल रेमेडीज का जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत अहम है और कॉलोनियल पीरियड में ये अक्सर नहीं पूरी तरह साथ दे पाई। राजा नंद कुमार का 1775 का केस याद दिलाया, जुडिशियल मर्डर ऑफ राजा नंद कुमार। नंद कुमार ने क्या किया था? जो उस जमाने के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उनके ऊपर रिश्वत का इल्जाम लगाया था। आपको मालूम है बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स के इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग्स चली इंग्लैंड में, लेकिन यह इल्जाम लगाने के बाद सत्ता ने बदला लिया और नंद कुमार के ऊपर फोर्जरी के चार्जेस लगाए गए। और चीफ जस्टिस इम्पे ने, जो वॉरेन हेस्टिंग्स के बड़े करीबी थे, इशारा है कि जजेस को सत्ता के करीब होंगे तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं होगी। लोकल लोगों ने ट्राई नहीं किया, ब्रिटिश जजेस ने ट्राई कर दिया, उनको जुरिस्डिक्शन नहीं था। और नंद कुमार के खिलाफ फैसला हुआ और सत्य बोलने का प्राइस नंद कुमार को देना पड़ा। सत्ता से दुश्मनी की कीमत चुकानी पड़ी। चीफ जस्टिस ने कहा 150 साल बाद आज लोगों में यह कॉन्शियसनेस आ रही है, जागरूकता आ रही है कि आजादी, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता, फ्रेटर्निटी, यह समाज में होनी चाहिए। हिंदुस्तान के लोगों को समझ में आ गया कि एक अनजस्ट और ऑप्रेसिव और डिस्क्रिमिनेटरी लॉ जो कॉलोनाइजर्स ने हमें दिया था वो नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी के 1922 के फेमस ट्रायल को कोट किया, जिसमें गांधी जी ने कहा था कि सरकार को यह अंदाजा ही नहीं
कि वो भारत में जुल्म कर रहे हैं। 99 केसेस में 100 में से इंसाफ से लोग वंचित हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर समझ लीजिए कि सत्ता में रहने का हक नहीं होगा। गांधी जी को कोट करते हुए कहा कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ इज दस प्रोस्टिट्यूटेड कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली फॉर द बेनिफिट ऑफ द एक्सप्लॉइटर। अगर लॉ जो है वो जालिमों के साथ हो जाए, मजलूमों के विरुद्ध हो जाए, तो बहुत गलत बात होती है। फिर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे लोगों को पता चल गया कि लॉ के अंदर एक सेंस ऑफ जस्टिस होना चाहिए। कानून और इंसाफ के बीच एक अटूट रिश्ता होना चाहिए। और ये वो चीज है जो भारत के लोगों ने वी द पीपल जो प्रीएम्बल में आएगा भारत के संविधान में, उसमें लोगों ने अपने आप को दिया। कहा कि भारत के संविधान निर्माताओं को मालूम था कि बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, इलिटरेसी है, पॉवर्टी है, इमेंस रिलीजियस, इथनिक, लिंग्विस्टिक और सोशल डाइवर्सिटी, शिक्षा का अभाव है, गरीबी है, देश में धार्मिक, भाषाई और विभिन्नताएं हैं तरह तरह की। संविधान के निर्माता चाहते थे कि संविधान बने जो न सिर्फ उस सिचुएशन के लिए 1950 के लिए बल्कि फ्यूचर के लिए भी रेलिवेंट रहे, एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन बने। और लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो इवॉल्व करता है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत के संविधान में रूल ऑफ लॉ प्रीएम्बल में है, मौलिक अधिकारों में है, नीति निर्देशक तत्वों में है, शक्तियों के विभाजन में है। और रूल ऑफ लॉ तो संगम है ह्यूमन डिग्निटी का, डेमोक्रेसी का और जस्टिस का। संगम है मानव की गरिमा का, जनतंत्र का और न्याय का। और देश के संविधान निर्माता चाहते थे कि हम पूरे विश्व को यह रास्ता दिखा दें। फिर जिक्र किया कि 1955 में एक्ट ऑफ एथेंस, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने कहा कि स्टेट हैज टू बी सब्जेक्ट टू द लॉ। राज्य और सरकार भी कानून से बाध्य होंगे, कानून के अंडर होंगे। 1959 में उस कमीशन ने, जिसमें 185 जजेस थे, लॉयर्स थे, लॉ के टीचर्स थे 53 कंट्रीज के, दिल्ली में बैठ के डिक्लेरेशन ऑफ दिल्ली बनाया, जिसमें बात कही गई कि बहुत शदीद जरूरत है आजाद न्यायपालिका की, स्वतंत्र न्यायपालिका की। और कहा गया कि रूल ऑफ लॉ एक डायनामिक कंसेप्ट है जिससे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स व्यक्ति के एक स्वतंत्र समाज में प्रोटेक्ट होते हैं और संरक्षित होते हैं। किन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात हो रही है? फ्रीडम ऑफ स्पीच की, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। कहा आज 70 साल हो गए, पूरा विश्व कोविड-19 की इमरजेंसी से जूझ रहा है। कितना हमने रूल ऑफ लॉ को इस्तेमाल किया इस इमरजेंसी से डील करने के लिए। कहा मैं जज हूं और इस मामले पे ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन कभी ना कभी ये पर्दे उठेंगे और तब पता चलेगा कि हमने कहां गलती की। रूल ऑफ लॉ की तरफ वापस लौटे और कहा ब्रिटिश जूरिस डाइसी टू लॉर्ड बिंघम ने बहुत से फार्मूले दिए, बहुत से कंसेप्ट्स दिए रूल ऑफ लॉ के, लेकिन कहा मैं 4 प्रिंसिपल्स की बात करूंगा। मैं चाहता हूं कि देश के आम लोग
चीफ जस्टिस की स्कॉलरशिप को भी समझें और यह भी समझें कि कॉम्प्लिकेटेड लीगल कंसेप्ट्स को चीफ जस्टिस रमन्ना किस तरह आम जबान में लोगों के सामने रख देते हैं। कहा उन्होंने कि पहला प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ का है कि लॉज मस्ट बी क्लियर एंड एक्सेसिबल, स्पष्ट हो कानून, सबकी समझ में आए। जैसे धर्म को पुजारियों ने और प्रीस्ली क्लास ने और ब्राह्मणिकल क्लास ने मोनोपोलाइज कर लिया, लॉ को भी अनफॉर्चुनेटली बड़े बड़े वकीलों ने और लॉ टीचर्स ने और जजेस ने उसकी लैंग्वेज इतनी मुश्किल कर दी कि आम आदमी उसे समझ नहीं सकता। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज का ये चैनल हमने इसीलिए बनाया कि इस मुश्किल कानून को हम देश की भाषा में, हिंदी में, हिंदुस्तानी में आपको समझा दें। कहा क्या मतलब है कि लॉस क्लियर हों और एक्सेसिबल हों? उन्होंने कहा कोई सीक्रेटिव लॉज नहीं होंगे, समाज के लिए लॉ हैं। कहा सिंपल अनएम्बिगुअस लैंग्वेज में होंगे। देखिए अभी दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप ने यूपा के बारे में कहा कि यह वाइड है और समवॉट वेग है। लॉ को वेग नहीं होना चाहिए, अगर वो क्रिमिनल लॉ है तो वाइड नहीं होना चाहिए। कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लॉज और जजमेंट्स देश की विभिन्न भाषाओं में उनका अनुवाद हो जाए ताकि लोगों तक पहुंचे और लोग समझें कि कानून क्या है। दूसरा प्रिंसिपल बताया इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब समान हो, लॉ आर्बिट्रेरी ना हो। कहा इक्वालिटी बिफोर लॉ की एक खास चीज है एक्सेस टू जस्टिस, सबको न्याय मिल जाए। देश में गरीब हैं, कमजोर हैं, गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं। 70% पॉपुलेशन फ्री लीगल एड के लिए एंटाइटल्ड है। जेंडर इक्वालिटी का जिक्र किया, कहा कि ट्रेडिशनल रोल्स बदल रहे हैं, समाज बदल रहा है, फैमिली बदल रही है। औरतों की गरिमा, उनके संवैधानिक अधिकार, उनको देश समझ रहे हैं आज। फिर कहा बायस और प्रिजुडिस नेसेसरली लीड टू इनजस्टिस, पक्षपात नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। और फिर खास तौर से जिक्र किया व्हेन इट रिलेट्स टू माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध न बायस होनी चाहिए न प्रिजुडिस होनी चाहिए। और अगर बायस और प्रिजुडिस है इसका मतलब अन्याय हो रहा है। कहा जो हमारे समाज के कमजोर तबके हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए, सोशल कंडीशंस में उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और फिर तीसरा प्रिंसिपल बताया राइट टू पार्टिसिपेट इन द क्रिएशन एंड रिफाइनमेंट ऑफ लॉज। सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जनता की जिम्मेदारी है, जनता का एक अहम रोल है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि वो लॉस को इंप्रूव करें। अडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का जिक्र किया, कितना बड़ा निर्णय लिया संविधान सभा ने कि जो भी लोग 21 साल के हो गए उन सबको अधिकार होगा मतदान का। बाद में राजीव गांधी ने उसे 18 साल कर दिया। जब हमने यह फैसला किया था विश्व के बहुत देश यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की तरफ नहीं गए थे। फिर कहा 17 जनरल इलेक्शन हो चुके हैं, आम चुनाव देश में।
लोगों ने रूलिंग पार्टी या कोई अगर कोलिशन बन गया है, उनको 8 बार बदला है। यानी तकरीबन 50% केसेस में, 50% केसेस में लोगों ने सरकारों को बदला है। इसके बावजूद भी हमारे समाज में असमानता है, अशिक्षा है, बैकवर्डनेस है, गरीबी है। लोगों ने अपना काम कर दिया, सत्ता परिवर्तन कराया, अपने कर्तव्यों का पूरी तरह पालन कर दिया, लेकिन समाज में उतना बड़ा बदलाव नहीं आया जितना आना चाहिए। फिर एक इतनी बड़ी बात कह दी चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कि पूरे देश के और पूरे विश्व के स्कॉलर्स जूझ रहे हैं इस बात से कि आज पूरे विश्व में जनतंत्र मर रहा है। आज विश्व को खतरा किसी डिक्टेटर की, किसी मिलिट्री जर्नल की बुलेट से नहीं है, बैलेट से है। चीफ जस्टिस ने कहा, सिर्फ सत्ता परिवर्तन से कुछ सालों बाद यह सोचना कि निरंकुशता समाप्त हो जाएगी, उत्पीड़न समाप्त हो जाएगा, जुल्म से निजात हो जाएगी, सही नहीं होगा। कहा कि यह बात सही है कि अल्टीमेटली सबसे बड़े संप्रभु लोग हैं, लेकिन कहा मानवता का गौरव और ऑटोनॉमी, उसके लिए एक पब्लिक डिस्कोर्स जरूरी है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। पब्लिक डिस्कोर्स हो, सिर्फ चुनावों में जीतना और हारना, उससे समाज नहीं बदलेगा। कैसा हो यह डिस्कोर्स? रीजन्ड हो, तर्क संगत हो, रीजनेबल हो, ताकि जो ह्यूमन डिग्निटी है, मानवता का गौरव, वो निकलकर सामने आए और जनतंत्र को मजबूती दे। जूलियस स्टोन को कोट किया, उनकी किताब प्रोविंस ऑफ लॉ। इलेक्शंस, डे टू डे पॉलिटिकल डिस्कोर्स, क्रिटिसिज्म एंड वॉइसिंग ऑफ प्रोटेस्ट is integral to the democratic process. मैंने देखिए चीफ जस्टिस रमन्ना के बारे में वीडियो बनाया था कि वो बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, वो बहुत एग्रेसिव पोस्चर नहीं लेंगे, जो सच होगा वो कह देंगे, बहुत ऊंची पिच पे जाके नहीं कहेंगे। कह रहे हैं पब्लिक डिस्कोर्स हो, रीजन्ड हो, रीजनेबल हो, क्रिटिसिज्म हो, आलोचना हो, वॉइसिंग ऑफ प्रोटेस्ट इज इंटेग्रल टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जूलियस स्टोन को कोट किया। फिर कहा कि यह आइडिया कि जुडिशरी गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यह चौथा प्रिंसिपल है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं कहा, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मजबूत न्यायपालिका हो, मजबूत हो और स्वतंत्र हो, न्यायपालिका कमजोरी ना दिखाए। देखिए, एक सिंगल जज ने इंदिरा जी के विरुद्ध इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसला सुना दिया था कि उनका चुनाव जो है वो गलत है। 2 शब्दों का इस्तेमाल करें आए चीफ जस्टिस ने, स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट। जुडिशियल रिव्यू का जिक्र किया कि कानून बनेंगे तो न्यायपालिका देखेगी कि वो कानून संविधान के हिसाब से हैं या नहीं। फिर कहा कि जुडिशरी की जिम्मेदारी है संविधानवाद की रक्षा करे, लेकिन संविधानवाद की रक्षा सिर्फ न्यायपालिका करे नहीं, कार्यपालिका भी करे, एग्जीक्यूटिव भी करे, विधायिका भी करे, लेजिस्लेचर भी करे। संवैधानिक ट्रस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट, ये तो उनकी भी जिम्मेदारी उतनी है जितनी जुडिशरी की।
यकीनन जुडिशरी की जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करने की है, सबसे पहले जिम्मेदारी उनकी है। फिर कहा कि जुडिशरी सरकार पर अंकुश लगाएगी ताकि पूरी आजादी मिले, जुडिशरी को नियंत्रित ना किया जाए, कंट्रोल ना किया जाए, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, विधायिका से या कार्यपालिका से। न सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुडिशरी को कंट्रोल करे, न संसद। अदरवाइज रूल ऑफ लॉ तो एक मजाक बन जाएगा, एक ख्वाब बन जाएगा। फिर यह भी कहा कि जजेस भी इमोशनल होकर पब्लिक ओपिनियन के बारे में सोशल प्लेटफॉर्म पे जो कुछ आता है उसमें न बह जाए। ये जो शोर है, इस शोर से यह अंदाजा नहीं लगता कि क्या सही है और क्या बहुमत चाहता है। कई जजमेंट्स में यह आ गया, द कॉन्शियंस ऑफ द नेशन शैल बी सेटिस्फाइड व्हेन दिस मैन इज पुट टू डेथ। यह सेंटेंसिंग का प्रिंसिपल नहीं है। जो सेंटेंसिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनको ध्यान में रखकर जजेस फैसला करें। लोग क्या सोचते हैं, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, उससे जजेस जो हैं अपने फैसले नहीं बदलेंगे। फिर आगे यह भी कहा कि हम लोग जो ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, शपथ में क्या होता है कि हम अपनी ड्यूटीज का निर्वहन करेंगे विदाउट फियर और फेवर, एफेक्शन और इलविल। न किसी से डरेंगे, न किसी को फायदा पहुंचाएंगे, न किसी से प्यार होगा, न किसी से दुश्मनी होगी। और कहा यह सरकार पर भी लागू है और नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज पर भी लागू है। यकीनन जजेस की जिम्मेदारी है कि संविधान को अपहोल्ड करें। फिर लॉयर्स का जिक्र किया और कहा वकीलों का रोल बहुत बड़ा है, उनकी इंटीग्रिटी, उनकी डिलीजेंस, दूसरी पार्टी के वकील की इज्जत, विटनेसेस से कैसे डील करें, विक्टिम से कैसे डील करें, इसकी महत्ता पर बात की। फिर कहा ऐतिहासिक तौर पर हमारी बड़ी एक रिच ट्रेडिशन सोशल एक्टिविज्म की रही है। देश के वकीलों ने देश की आजादी की स्ट्रगल में हिस्सा लिया है। और फिर कहा हम चाहते हैं कि हम एक सिविक प्रोफेशनलिज्म क्रिएट करें, एक प्रोफेशनल आइडियोलॉजी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाएं। वकीलों की भी समाज के प्रति जिम्मेदारी है। और कहा कि अगर ईज ऑफ एक्सेस टू जस्टिस है, यह किसी सामाजिक न्याय से कम नहीं। और फिर कहा कि रूल ऑफ लॉ जो है वो हमारा सर्वोत्तम उम्मीद है एक आजाद और स्वतंत्र समाज को बनाने में हेल्प करने के लिए। जिस समाज में रूल ऑफ लॉ की इज्जत है, जिस समाज के नागरिक एक फेयर और इक्वल एक्सेस ऑफ जस्टिस पाते हैं, उस समाज में फिर सस्टेनेबल, जस्ट, इंक्लूसिव और पीसफुल सोसाइटी बन जाएगी, न्याय संगत होगी, सबको इंक्लूड किया जाएगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि समाज का कोई वर्ग जो है वो बाहर हो जाए। और फिर तेलुगु महाकवि गुरजदा अप्पा राव को कोट किया, इतनी बड़ी बात कही। देश में कंफ्यूजन है कि राष्ट्र क्या है, कुछ बड़ा नैरो विजन रखते हैं राष्ट्र का, टेरिटरी को और जमीन को राष्ट्र समझते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एक तेलुगु पोएट को कोट कर रहे हैं 19वीं 20वीं शताब्दी के, और कह रहे हैं
देशम अंटे मट्टी कादोई देशम अंटे मनशु लोई। राष्ट्र जमीन का नाम नहीं है, टेरिटरी और भूमि का नाम नहीं है, लोगों का नाम है। अगर लोग विकसित होंगे, उनका उत्थान होगा, तो देश का भी उत्थान होगा, राष्ट्र का भी उत्थान होगा। और फिर कहा कि हम कस्टोडियन हैं एक बहुत बड़ी ट्रेडिशन के, रिच ट्रेडिशन के कस्टोडियन है, जहां राज्य कोशिश करता है कि पूरा न्याय हो जाए संविधान के तहत। इसलिए हमें आगे बढ़कर संविधान को, जो हमसे आशाएं हैं और उम्मीदें हैं कि हम भारत को एक बहुत ही विकसित देश बनाएंगे, जहां लोगों के अधिकार सुरक्षित होंगे, जो और देशों के लिए एक उदाहरण बनेगा, वैसा देश बनाने का प्रयत्न करना है। जो संविधान निर्माताओं की हमसे उम्मीदें हैं, उनसे आगे जाना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना कह रहे हैं, सितारों के आगे जहां और भी हैं। फिर रविंद्रनाथ टैगोर पे अपनी बात खत्म की, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। भय का माहौल ना हो, आजादी हो, इंटेलेक्चुअल आजादी हो, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। छोटी छोटी चीजों में ना जाएं, बड़ा सोचें, ऊंचा सोचें। वेयर वर्ड्स कम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ। जब बोल रहे हैं जस्टिस एन वी रमन्ना और जो बात कही है, देखिए कि दिल से आवाज निकले और सच निकले। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। ये हमारी ड्यूटी भी है। आर्टिकल 51A में कि एक्सीलेंस अचीव करें हम जो कुछ भी करें। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom। वो आजादी और स्वतंत्रता की जन्नत, माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। उस देश में हम जागें, उस देश को हम पाएं जहां आजादी हो, जहां स्वतंत्रता हो। मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने हमारे सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। क्या चाहते हैं वो देश से, कैसा देश बनाना चाहते हैं, कैसा राष्ट्र है, उनके इमेजिनेशन में हमको बता दिया। अब हमारी ये जिम्मेदारी है और न्यायपालिका की खास तौर से ये जिम्मेदारी है कि जो रास्ता हमारी जुडिशरी के हेड ने और कर्ता ने दिखाया है, उस रास्ते पर मजबूती से कदम बढ़ाएं। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक ज़रूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।